एक सदी पहले पृथ्वी के ऊपर आसमान में एक रहस्यमय दरार खुल गई, जिससे आयामी दानवों के झुंड निकल पड़े, जिन्होंने पूरे ग्रह को तबाह कर दिया और मानवता को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। सिर्फ वे लोग जो जागृत प्रतिभा से संपन्न थे, उन्हीं में उनसे लड़ने की ताकत थी। बचे हुए लोगों में ये तियान भी है, जो अपनी छोटी बहन के साथ रहता है। वही एकमात्र परिवार जो उसके पास बचा है। दुर्भाग्यवश ये तियान के पास सबसे कमजोर मानी जाने वाली प्रतिभाओं में से एक है, जिससे वह हमेशा इस चिंता में रहता है कि क्या वह उस इंसान की रक्षा कर पाएगा जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल जाता है जब वह अपने सपनों में एक अजीब सी ऊर्जा से झटका खाता है और जागने पर उसकी आंखों के सामने एक अजीब नोटिफिकेशन दिखाई देता है, एक परालौकिक सिस्टम प्रॉम्प्ट जो उसे अपनी बहन की प्रतिभा की नकल करने की क्षमता देता है। उस पल से ये तियान के पास अपनी किस्मत बदलने की ताकत आ जाती है, क्योंकि उसकी नई शक्ति उसे किसी भी प्रतिभा की नकल करने की अनुमति देती है जिसे वह चाहे। इसी बीच वह दो चोटियों वाली प्यारी लड़की गर्व से वह डिश दिखाती है जो उसने उसके लिए बनाई है, ब्रेस्ट पोर्क, जो उसका पसंदीदा है। भोजन और घर की गर्माहट के लिए आभारी ये तियान अपनी मुस्कान रोक नहीं पाता। प्रतिभा की नकल करने की शक्ति चमत्कारी है, लेकिन वह इसे छोटी बहन पर आजमाने का इरादा नहीं रखता। वह देखता है कि उसकी बहन की मूल प्रतिभा उसकी कमजोर टियर 1 प्रतिभा से बेहतर है। ये यूं कि फ्रॉस्ट टैलेंट बेहद दुर्लभ है, एक बार जागृत हो जाने पर यकीन है अपने विरोधियों पर हावी होगी। वह मन ही मन आशा करता है कि अब उनके माता पिता चैन से रह सकें। बाद में ये तियान एक हुडी पहनता है और अपनी नई क्षमता को आजमाने के लिए टहलने निकल पड़ता है। अपनी टैलेंट सेंसर को सक्रिय करते हुए वह पाता है कि फिलहाल इसकी सीमा केवल लगभग 3 मीटर ही है। कम स्तरीय प्रतिभाओं से भरी भीड़ में यह छोटी सी सीमा काफी निराशाजनक लगती है। वह कम से कम एक मिड टियर टैलेंट को देखने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन उसे सिर्फ साधारण प्रतिभाएं ही मिल रही हैं। फिर भी वह जल्द ही अकादमी जाकर देखने का भी विचार कर रहा है। भले ही उसकी जागृत प्रतिभा कम स्तरीय हो, यह नकल करने की क्षमता उसके लिए पूरी तरह से खेल बदल सकती है। एक बात तो तय है, ये तियान ऐसे अकादमी में दाखिला लेने के लिए दृढ़ है जो छात्रों का मूल्यांकन केवल प्रतिभा के आधार पर नहीं करती। यह सोच उसके मन में एक विचार जगाती है और वह लिनहाई बेस्ट 5th अकादमी में आवेदन करने का फैसला करता है। जब वह कैंपस की ओर बढ़ता है तो देखता है कि कई मिड टियर प्रतिभा वाले छात्र उसके पास से गुजर रहे हैं, जो सभी इसी अकादमी के हैं। लेकिन ये तियान हतोत्साहित नहीं होता। अंदर से उसे पूरा विश्वास है कि उसकी नकल करने की प्रतिभा उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनका वे लोग सपना भी नहीं देख सकते। उसे पता है कि आने वाले दिनों में वह और भी ज्यादा ताकतवर बनने वाला है, बहुत ज्यादा ताकतवर। 10 दिन बाद लिनहाई बेस 5th अकादमी में मार्शल स्टेडियम नंबर 3 के अंदर एक प्रशिक्षक मार्शल योद्धा बनने के रास्ते पर व्याख्यान दे रहा है। वह समझाता है कि यह यात्रा सबसे पहले मार्शल अप्रेंटिस बनकर शुरू होती है, जो आगे आने वाली हर चीज की नींव रखती है। लेकिन मार्शल अप्रेंटिस बनना केवल शरीर प्रशिक्षण तकनीक सीखने से ही शुरू होता है। अब से प्रशिक्षक उन्हें वही तकनीक सिखाने के लिए तैयार है। वह समूह को बताता है कि इसकी कुंजी उनके सीने के ठीक सामने एक वायु भंवर बनाना है, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने शरीर प्रशिक्षण की बुनियादी बातें सफलतापूर्वक समझ ली हैं। सभी लोग अपनी अपनी मुद्राओं में आ जाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वे उसकी बातों का पालन करें। अधिकांश छात्र बेहोश हो जाते हैं, लंगड़ा कर गिर पड़ते हैं या निराशा में ढह जाते हैं। अपनी ऊर्जा सक्रिय करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन ये तियान जरा भी नहीं हिलता। छात्रों में से एक अचानक घबराहट में चिल्लाता है कि कोई बेहोश हो गया है, पर प्रशिक्षक की पलक तक नहीं झपकती। वह सख्ती से उन्हें कमजोरों को अनदेखा करने को कहता है। यहाँ हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं। वह उनसे केवल एक ही चीज की मांग करता है, एक वायु भंवर बनाना। एक वायु भंवर बनाने के लिए, क्योंकि इसके बिना एक मार्शल योद्धा बनने की कोई संभावना नहीं है। इसी बीच ये तियान चुपचाप अपनी खुद की समस्या से जूझ रहा है। वह सब कुछ सही कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ तक कि एक हल्की सी हवा भी नहीं। उसके भीतर निराशा बढ़ती है। वह अपनी निम्न स्तरीय प्रतिभा को कोसता है, दोष देता है कि वह हवा की फुंकार नहीं पैदा कर पा रहा। जैसे ही प्रशिक्षक का धैर्य जवाब देता है, वह झल्ला उठता है और इस कक्षा को सबसे खराब कक्षा कहता है। सभी जमीन पर गिर चुके हैं, सिवाय तियान के, जो अभी भी मुश्किल से खड़ा है। प्रशिक्षक तिरस्कार से कहता है कि उसे उम्मीद है ये हारने वाले अब चेन डोंग का उदाहरण अपनाएंगे और अपनी प्रेरणा बढ़ाएंगे, न कि आलसी मूर्खों की तरह व्यवहार करेंगे। बाद में ये तियान झांग बाओ की ओर मुड़ता है और पूछता है कि ये चेन डोंग कौन है। झांग मुस्कुराता है और सारी जानकारी बता देता है। चेन डोंग वाकई खास है। वह कोई आम छात्र नहीं है। उसे केवल आधा महीना लगा मार्शल अप्रेंटिस बनने में, और वह इतना प्रभावशाली था कि खुद प्रिंसिपल ने उसे व्यक्तिगत अनुशासन के लिए अपने पास रख लिया। ये तियान सोचता है कि चेन डोंग की प्रतिभा जरूर कहीं ऊंचे स्तर की होगी। फिर झांग गर्व से चेन डोंग का ऑटोग्राफ दिखाता है, यह कहते हुए कि जब चेन डोंग शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो सिर्फ उसका सिग्नेचर ही कुछ महीनों का किराया चुका देगा। ये तियान अवाक रह जाता है, जबकि सुअर जैसा चेहरा गर्व से अपनी छाती फुलाए खड़ा रहता है। अचानक चारों ओर के सभी छात्र खुशी से उछलने लगते हैं। जब वे चेन डोंग को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो उत्साह की लहर दौड़ जाती है। अब पूरी भीड़ उसके ऑटोग्राफ के लिए बेताब है और झांग पूरी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, बस एक और ऑटोग्राफ पाने के लिए सबको धक्का देने को तैयार। इसी बीच ये तियान चेन डोंग को गौर से देख रहा है, जो यहाँ के लिए काफी बड़ा नाम है और उसकी मिड टियर रैंकिंग भी मजबूत है। चेन डोंग सभी को बताता है कि वह अपने शिक्षक की ओर से उन्हें प्रोत्साहित करने आया है और अपने दोस्तों के सामने मजाक का पात्र बनने का कोई इरादा नहीं रखता। ये तियान ने चालाकी दिखाते हुए जोर देकर उसका हाथ मिलाया, जिससे भीड़ में हंगामा मच गया। झांग सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़ता है और बाकी भीड़ उसके पीछे पीछे भागती है, जब तक कि आखिरकार ये तियान की बारी नहीं आ जाती। इस लड़के का अपना ही एक खेल चल रहा है। वह हाथ बढ़ाता है, हाथ मिलाता है और डोंग सहजता से उसे शुभकामनाएं देता है। तभी ये तियान को सब समझ में आ जाता है। बाद में वह उस स्टेटस विंडो के सामने खड़ा होता है जिस पर लिखा है मध्यम स्तर की प्रतिभा कॉपी की गई और अब यह फ्यूज होने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि टैलेंट रीपर को भी नहीं पता कि यह फ्यूजन कैसा होने वाला है। लड़के को अब भी समझ नहीं आ रहा कि उसे पहले अंदर से बाहर तक बिजली क्यों लगी थी,
लेकिन वह उस सोच को एक तरफ रखकर सामने की चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। वह आगे बढ़कर फ्यूजन विकल्प चुनता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसके सीने में तेज दर्द उठता है, जैसे कोई उसका दिल सीधे मीट ग्राइंडर में डाल रहा हो। अब इस स्किल चोर का दिमाग पिघलता सा महसूस हो रहा है और आखिरकार उसे समझ आता है कि चोरी करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। लड़का जमीन पर गिरा हुआ है, मुश्किल से खुद को संभाले हुए। कुछ देर बाद स्टेटस विंडो चमक उठती है, यह पुष्टि करते हुए कि उसकी कल्टीवेशन प्रतिभा सफलतापूर्वक मिड टियर में अपग्रेड हो गई है। जितना दर्दनाक था, रीपर सोचता है कि यह सब इसके लायक है। इतनी पीड़ा के बदले उसे एक नई शुरुआत और खुद का एक नया रूप मिल गया। साथ ही कॉपी टैलेंट का कूल डाउन सिर्फ 30 दिन है। वह सोचता है कि जैसे ही समय पूरा होगा, वह फिर से टैलेंट्स कॉपी कर सकता है, जो उसके लिए एकदम सही है। अब वह अपना ध्यान बदलकर बॉडी ट्रेनिंग तकनीक आजमाने की कोशिश करता है। पोजीशन में आने के बाद वह फिर से कोशिश करता है और उसकी आंखों के सामने ही एक छोटा सा बवंडर बनने लगता है। अब जब उसके पास मिड टियर टैलेंट है, तो सब कुछ बहुत आसानी से बहने लगता है। इसके साथ ही उसे अब पूरी तस्वीर दिखने लगती है और एक एलीट मार्शल वॉरियर बनना अब इतना असंभव नहीं लगता। दरअसल एक महान मार्शल योद्धा के स्तर तक पहुंचना अब संभव सा लगता है। एक महीने बाद चांदनी रात में एक खूंखार भेड़िया छत से छत पर छलांग लगा रहा है। इसी समय एक पिता और बेटी रात के खाने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच ये त्यान अब एक मार्शल प्रशिक्षु है और एक सच्चा मार्शल योद्धा कहलाने से पहले उसके सामने लंबा रास्ता है। चेन डोंग को प्रिंसिपल से व्यक्तिगत प्रशिक्षण मिल रहा है। ये त्यान सोचता है कि वह लड़का उससे कहीं ज्यादा तेजी से स्तर बढ़ा रहा होगा। पल भर में पिता के हाथ में पकड़ी लालटेन जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वह खूंखार भेड़िया उन पर झपटता है और उन्हें तुरंत मार डालता है। छोटी लड़की की चीख सन्नाटे को चीर देती है और ये त्यान उस भयानक दृश्य को देखकर जड़ हो जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अचानक जैसे ही सबको एहसास होता है कि उनके बीच कोई राक्षस है, अफरा तफरी मच जाती है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। लोग सबको भागने के लिए चिल्ला रहे हैं। किसी को मरते हुए देखने के बाद उनके स्वर डर से कांप रहे हैं। ये त्यान पहली बार किसी राक्षस को इतने करीब से देख रहा है। जैसे ही वह प्राणी छोटी लड़की के पास पहुंचता है, ये त्यान हिम्मत जुटाकर उसे रास्ते से खींच लेता है, लेकिन भेड़िया उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। डर उसे जकड़ लेता है जब उसे एहसास होता है कि वह जानवर बहुत तेज है, जिससे उनके पास भागने के लिए मुश्किल से ही समय बचता है। ठीक उसी समय एक वीर व्यक्ति अचानक दृश्य में प्रकट होता है। पीछे से भेड़िए पर जोरदार हमला करता है और उनके नीचे की सड़क टूट जाती है। सिल्वर मून वुल्फ घूमकर उस व्यक्ति पर गुर्राता है जिसने उसकी शिकार को रोकने की हिम्मत की थी। वहां खड़ा कोई और नहीं बल्कि मशहूर कैप्टन गेल वुल्फ है, जो देर से आने के लिए माफी मांगता है। वह ये त्यान को आदेश देता है कि वह लड़की को सुरक्षित रखे, जबकि वह खुद उस जानवर से निपटेगा। जैसे ही ये त्यान अपनी सांसें संभालता है और लड़की को अपने पास कसकर पकड़ता है, गेल वुल्फ सीना तान कर खड़ा हो जाता है, शो दिखाने के लिए तैयार। जैसे ही हीरो उस डरावने भेड़िए से भिड़ता है, ये त्यान जल्दी से छोटी लड़की की आंखें ढक लेता है, उसे उस क्रूर दृश्य से बचाते हुए। गेल वुल्फ, जो अब लड़ाई में उलझा है, तुरंत महसूस कर लेता है कि उस जानवर में जबरदस्त ताकत भरी हुई है, जैसे यह कोई आम राक्षस नहीं है। उसे कचरे की तरह फेंक देने के बाद भी उसकी रफ्तार को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक मुस्कान के साथ वह उस बड़े पिल्ले को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं लड़ रहा है। उसके 3 साथी आसमान से बिजली की तरह गिरते हैं, उसके पास उतरते हैं और जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही गेल वुल्फ चलता है, उसके साथी उसका साथ देने के लिए दौड़ पड़ते हैं, अपनी तलवारों से वार करते हैं। उन्हें लगता है कि वह पिल्ला गिर गया है, लेकिन तभी वह राक्षस एक हड्डियां कंपा देने वाली चीख निकालता है। उसके शरीर से एक लाल आभा ऐसे निकलती है जैसे उबलते खून से भाप उठ रही हो। वह आदमी समझ जाता है कि वह रक्त विस्फोट मोड़ में जा रहा है। वह दूसरों को सतर्क रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि अब हालात खराब होने वाले हैं। उसके एक साथी जल्दी से कप्तान का हालचाल जानने के लिए दौड़ता है, जो फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन फिर वे सभी वुल्फी को देखते हैं जो भागने की कोशिश कर रहा है और छायाओं में फिसल जाता है। गेल वुल्फ अपनी आंखें सिकोड़ लेता है, पहले ही हरकत में आ चुका है। वह इस पिल्ले को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। अचानक हवा में बैंगनी मना की लहर दौड़ जाती है। जब एक लड़की ठीक समय पर वहां आ गिरती है, उसका धनुष पहले से ही तना हुआ है। गेल वुल्फ एक मुस्कान बिखेरता है। वह तो इसी खूबसूरत तीरंदाज के आने का इंतजार कर रहा था। फिर वह अपना तीर छोड़ती है और वह हवा में सीटी बजाता हुआ उड़ता है, सीधे सिल्वर मून वुल्फ की गर्दन में जा लगता है। बस इसी तरह वह दरिंदा वहीं जमीन पर गिर जाता है, मौके पर ही मर जाता है। गेल वुल्फ जोर से हंसता है, कहता है कि यह दरिंदा अभी भी उनकी टीम से लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। एक और साथी लड़की की तारीफ में सिर हिलाता है, उसकी स्नाइपिंग स्किल्स को टॉप क्लास बताता है। इसी बीच ये त्यान चुपचाप राक्षस की स्थिति की जांच करता है। स्थिति विंडो में सिल्वर मून वुल्फ के गुण दिखाई देते हैं, निम्न स्तरीय रक्त प्रतिभा और नवसिखुआ स्तरीय गति प्रतिभा। कागज पर कुछ खास प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन किसी प्राणी के हाथों में यह इतना खतरनाक है कि बिना तैयारी के लड़ाकों को अराजकता में डाल सकता है। छोटी लड़की भी हैरान रह जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और जबड़ा गिर जाता है जब वह भेड़िए की मौत का दृश्य देखती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होने लगता है, ये त्यान एक सूक्ष्म हरकत पकड़ लेता है। भेड़िए का एक पंजा फड़क रहा है, कुछ ठीक नहीं है। जब गुर्गे ठंडा हो रहे हैं, अपनी छोटी सी जीत की खुशी में जश्न मना रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं कि स्पीड टाइप राक्षसों से निपटना हमेशा कितना मुश्किल होता है, वे पहले से ही ऐसे पीने की योजनाएं बना रहे हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तभी गेल वुल्फ की प्रवृत्ति जाग जाती है। वह इसे महसूस करता है, कुछ गड़बड़ है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह सबको चिल्लाकर बताता है कि राक्षस अभी भी जिंदा है। गुस्से के उफान में सिल्वर मून वुल्फ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और गुस्से में दहाड़ता है। उसकी आंखों में शुद्ध नफरत जल रही है।
वह आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे राक्षस हार मानना जानते ही नहीं, वे अपनी जिद में डरावने होते हैं, आखिरी सांस तक लड़ते हैं। गेल वुल्फ की टीम तैयार खड़ी है, आदेश का इंतजार कर रही है, लेकिन कप्तान आगे बढ़ता है। वह उन्हें पीछे हटने के लिए कहता है। ये कमजोर पिल्ला उसका है, इसे खत्म करना उसी का काम है। ठीक उसी समय बड़ा आदमी ये त्यान की ओर मुड़ता है और उसे चेतावनी देता है कि वह यहाँ से चला जाए, क्योंकि यह इलाका खतरनाक है। लेकिन ये त्यान प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। गेल वुल्फ उस पर चिल्लाता है कि वह तुरंत यहाँ से निकल जाए, लेकिन टैलेंट रीपर इसे अपनी ताकत आजमाने का बेहतरीन मौका मानता है। बिना वह सीधे उस जानवर की ओर बढ़ जाता है। वह अपनी मुट्ठी सिल्वर मून वुल्फ पर मारता है और अगले ही पल स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है प्रतिभा कॉपी की गई। ये त्यान पीछे की ओर छलांग लगाता है, लेकिन सीधा भेड़िए के शरीर पर ही उतरता है। वह विंडो बार बार चमकती रहती है, वही संदेश दोहराते हुए। दोनों हाथों से यह स्किल चोर उस राक्षस पर दबाव डालता है, जिससे ऊर्जा की लहरें उसके अंदर दौड़ जाती हैं और वह जानवर अंदर से चमक उठता है। जैसे जैसे वह उसकी प्रतिभाएं कॉपी करता जाता है, ये त्यान इस कत्लेआम का आनंद लेने लगता है, लाश पर मुक्के बरसाता है। आखिरकार गेल वुल्फ आगे आता है और उसे होश में लाता है, याद दिलाते हुए कि जानवर तो कब का मर चुका है। ये त्यान, जो अब भी भेड़िए को पकड़े हुए हैं, अच्छी तरह जानता है कि वह प्राणी मर चुका है, लेकिन उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि प्रतिभा सफलतापूर्वक कॉपी हो गई है। ठीक उसी समय गेल वुल्फ आगे बढ़ता है और अपनी टीम को सफाई की जिम्मेदारियां सौंपने लगता है। वह अपने 3 अधीनस्थों को आदेश देता है कि वे गिरे हुए आदमी और सिल्वर मून वुल्फ की लाश को हटाने का काम संभालें, जबकि तीरंदाज को छोटी लड़की का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, गेल वुल्फ ये त्यान की ओर मुड़ता है और उससे कहता है कि वह उम्मीद करता है कि जब ये त्यान मार्शल वॉरियर की रैंक तक पहुंच जाएगा तो वह उसकी टीम का सदस्य बनेगा। ये सोचकर ये त्यान उत्साह से भर जाता है और उस दिन का इंतजार करने लगता है जब वह इतना मजबूत हो जाएगा कि उस स्थान को हासिल कर सके। बाद में जब वह घर पहुंचता है तो सबसे पहले वह अपने चेहरे से खून धोता है, उसकी बहन को कुछ भी पता न चले। अगर ये यूं ने उसे इस हालत में देख लिया तो वह चिंता में बीमार पड़ जाती। साफ सफाई करने के बाद वह बाथरूम से बाहर निकलता है और शांत घर में चलता है। तभी उसे ये यूं अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोती हुई मिलती है, जो बच्चे की तरह हल्के से खर्राटे ले रही है। नींद में वह बड़बड़ाती है, भैया, और यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर शांत रात में बाहर कदम रखते हुए ये त्यान आखिरकार दिन भर की थकान और बोझ को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि यह पहला दिन है जब उसने असली राक्षस का सामना किया है, और वह भी ऐसा राक्षस जो वह दिन जब उसने पहली बार असली राक्षस का सामना किया था। वह दैत्य बहुत शक्तिशाली था। वह उन कहानियों के राक्षसों से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। जब वह धीरे से ये यू को उठाकर यह सुनिश्चित करता है कि वह गर्म और सुरक्षित है, उसके भीतर एक शांत दृढ़ संकल्प जन्म लेता है। उसे पता है कि उसे जल्द ही मार्शल वॉरियर का दर्जा हासिल करना होगा, क्योंकि एक दिन शायद वही अपनी बहन और ऐसे किसी डरावने सपने के बीच अकेला खड़ा होगा। अब उसके दिमाग में एक जंगली ख्याल घूमने लगता है, क्या यह संभव है कि राक्षसों की प्रतिभाओं को इंसानी शरीर में मिलाया जा सके? बिस्तर पर लेटे हुए वह अपने सामने तैरती हुई स्टेटस विंडो को घूरता है। उसकी नजरें राक्षस की प्रतिभाओं के विवरण पर टिकी रहती हैं। उसे अंदर ही अंदर पता है कि यह फ्यूजन जानलेवा हो सकता है, शायद पिछली बार से भी ज्यादा दर्दनाक, लेकिन ताकतवर बनने की जरूरत उसके हर डर से कहीं ज्यादा प्रबल है। अगर इसका मतलब है कि वह अपने प्रियजनों, खासकर अपनी बहन की रक्षा कर सकता है, तो वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे रास्ता कितना भी कठोर क्यों न हो। स्पीड टैलेंट के लिए ये त्यान खुद को तैयार करता है। वह एक कपड़ा अपने मुंह में ठूंस लेता है ताकि दर्द सहने के लिए उसे काट सके और जो भी तकलीफ आए उसे झेल सके। जैसे ही वह फ्यूजन प्रक्रिया शुरू करता है, पीड़ा तूफान की तरह उस पर टूट पड़ती है। यह दर्द उसके शरीर में तेज और बेरहम लहरों की तरह दौड़ता है। हर लहर में ऐसा लगता है जैसे उसकी मांसपेशियां और हड्डियां टुकड़ों टुकड़ों में फट रही हों। वह दांत भींचकर खुद को संभाले रहता है, मानो उसका अस्तित्व ही टूटने की कगार पर हो। इस क्रूर फ्यूजन प्रक्रिया के बीच कमरे में एक तेज चटक की आवाज गूंजती है और उसकी टांग तुरंत टूट जाती है। दर्द आग की तरह ऊपर की ओर दौड़ जाता है। वह अपनी टांग को घूरता है, घबराहट उसके भीतर घर करने लगती है। वह सोचता है कि कहीं टैलेंट कॉपी करने में असफल तो नहीं हो गया। संदेह उसे जोर से झटका देता है और वह सोचता है कि क्या अपनी सीमाओं को लांघना गलती थी। उसका सिर घूमने लगता है और उसे लगता है जैसे उसका शरीर फिसलता जा रहा हो। यह स्किल चोर जानता है कि अब उसका अंत आ गया है। ये यूं को पुकारने का ख्याल उसके मन में आता है, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पाता कि अंधकार उसे पूरी तरह निगल लेता है। अगली सुबह वह झटके से जागता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह अब भी भीतर तक हिला हुआ है। वह अपनी टांग चेक करता है, देखता है कि कोई फ्रैक्चर या चोट नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि रात में क्या हुआ था, लेकिन जो भी हुआ उसने उसे जबरदस्त अपग्रेड दे दिया है। उसका शरीर अब हल्का महसूस हो रहा है। वह जल्दी से स्टेटस विंडो खोलता है। ये सब कुछ कंफर्म कर देता है। ये त्यान, जिसके पास मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट है, अब उसके पास नोविस टियर स्पीड टैलेंट भी है। टैलेंट कॉपी करना सफल रहा। बाद में 5th एकेडमी के एक उपवन में ये त्यान मुस्कुराते हुए जंगल में टार्जन की तरह उछलते कूदते, पेड़ों से कूदते और आसानी से उतरते हुए नजर आता है। वह ऊर्जा से भरपूर है, खुद को एकदम नया महसूस कर रहा है। जैसे ही वह अपनी नई प्रतिभा को आजमाता है, एक पत्ता हवा में तैरता हुआ नीचे आता है और बिल्कुल सही समय पर यह त्यान उसे बिना किसी कोशिश के पकड़ लेता है। इसमें कोई शक नहीं, सिल्वर मून वुल्फ की फुर्ती वाकई कमाल की है। इसके बाद ये त्यान शरीर प्रशिक्षण तकनीक का अभ्यास करने की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि अब उसकी गति शायद एक मार्शल वॉरियर के बराबर हो गई है, लेकिन उसकी कुल ताकत अभी भी काफी कम है।
अगर वह अपनी साधना की गति बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढ सके तो कितना अच्छा होता। अचानक झांग उसे पुकारता है। उपवन में ये त्यान को अभ्यास करते देख लेता है। वह पास आता है, इस टैलेंट रीपर के कंधे पर थपकी देता है और तुरंत फर्क महसूस कर लेता है। त्यान खुद को मजबूत महसूस करता है, वाकई एक ताकतवर आदमी बन गया। झंग शर्त लगाता है कि वह मार्शल अप्रेंटिस स्तर पार कर चुका है। फिर वह हिम्मत करके पूछता है कि क्या ये त्यान ताकतवर बनने का तरीका ढूंढ रहा है, और सुझाव देता है कि वह मॉन्स्टर का खून पीकर देखे। यह अजीब आदमी बेझिझक स्वीकार करता है कि जब उसने खुद करना शुरू किया तो उसकी प्रगति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। शुरुआत में ये त्यान को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन अब वह सच में हैरान है यह सुनकर कि राक्षस का खून वाकई में इतनी ताकत रखता है। ये त्यान को अफसोस होता है कि जब सिल्वर मून वुल्फ का खून उसके सामने था तब वह उसे हासिल नहीं कर सका। लेकिन तभी वह अजीब आदमी झांग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ये त्यान चाहें तो वह उसे कुछ राक्षसों का खून दिलाने का तरीका जानता है। ये त्यान को सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। तभी झांग सारी जानकारी बताता है। मालूम होता है कि उनके लिन हाई बेस के उच्च अधिकारियों ने शहर के बाहर एक नया जंगली क्षेत्र खोला है। इसे 5 प्रमुख अकादमियों के लिए एक परीक्षा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है, और परीक्षा पास करने का इनाम कोई और नहीं बल्कि राक्षसों का खून है। ये त्यान इस जंगली क्षेत्र के खतरे के स्तर के बारे में पूछता है और झांग लापरवाही से कहता है कि यह काफी कम है। अधिकांश राक्षसों को पहले ही साफ कर दिया गया है, बस कुछ बचे हुए वंशज हैं, वो भी कमजोर वाले। ये त्यान सोचता है कि एक बार कोशिश करना तो बनता है। झांग तुरंत ये त्यान को अपनी टीम में परीक्षा के लिए शामिल करने की कोशिश करता है। ये त्यान का चेहरा सुन्न हो जाता है, जैसे उस पर किसी ने लकवा मारने वाला जादू कर दिया हो। उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना मुश्किल लग रहा है। झांग शिकायत करता है कि उसने यह टॉप सीक्रेट जानकारी साझा की क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं। ये त्यान माफी मांगता है, वह अगली बार जरूर साथ देगा। झांग उसे इस तरह मना करने पर बेदिल कहता है, लेकिन सच तो यह है कि ये त्यान को टीम बनाना बहुत जोखिम भरा लगता है। उसकी क्षमता अभी भी एक राज है और उसे उजागर करना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। वह सोचता है कि अकेले ही सब कुछ संभालना ज्यादा सुरक्षित है। यह टैलेंट रीपर अब और भी ज्यादा जोश में है और पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ संकल्पित है कि वह आगे बढ़ेगा, उस राक्षस के खून को हासिल करेगा और आखिरकार मार्शल वॉरियर की रैंक तक पहुंचेगा। 1 महीने बाद 5th एकेडमी के मुख्य कार्यालय में प्रोफेसर यह जानना चाहता है कि क्या किसी ने जानकारी लीक की, क्योंकि त्यान ने परीक्षा का निमंत्रण मिले बिना ही पंजीकरण कर लिया। संकोच करते हुए त्यान स्थिति समझाता है। वह पहले से ही एक मार्शल अप्रेंटिस है, इसीलिए वह पंजीकरण के लिए पर्याप्त योग्य है। निराश होकर प्रोफेसर उस पर एक जीवन जिम्मेदारी समझौता फेंकता है। भले ही वह चाहता है कि ये बच्चे थोड़ी और देर तक जिएं, लेकिन अगर त्यान को परीक्षा देनी है तो उसे इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। फिर गुस्से और चुनौती के मिले जुले भाव से प्रोफेसर उससे कहता है कि अगर मरने से डरता है तो बाहर निकल जाए। कुछ समय बाद त्यान हल्की मुस्कान के साथ कार्यालय से बाहर निकलता है। वह पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर तिरस्कार से हंसता है, सोचता है कि क्या छात्र मानते हैं कि ऐसी परीक्षाएं उनके लिए हैं। अपनी ही मुस्कान के साथ वह बड़बड़ाता है कि त्यान को इसका पछतावा होगा। अगली सुबह ये युवे उठती है और अपने भाई को पुकारती है, लेकिन स्वादिष्ट खाने की खुशबू उसे नाश्ते की मेज की ओर खींच ले जाती है, जहां सब कुछ पहले से तैयार है। उसे त्यान का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि वह 3 दिन में लौट आएगा क्योंकि उसके स्कूल में एक कार्यक्रम है। इसे पढ़कर ये युवे सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो इतना समय लेता है, और मन ही मन अपने भाई की सुरक्षा की कामना करती है। जब त्यान उस स्थान पर पहुंचता है तो 5वीं अकादमी के छात्र उत्साह से गूंज रहे होते हैं। वहां 5 प्रमुख अकादमियों के इतने सारे छात्र हैं। इसी बीच मो शियाओबेई, जो पहली अकादमी के अपने अंगरक्षक के साथ है, 5वीं अकादमी के छात्रों की ओर तिरस्कार भरी नजर डालता है और उन्हें कचरा अकादमी के निकम्मे कहता है। उसका अंगरक्षक मजाक में सुझाव देता है कि उसे राक्षसों के साथ साथ इंसानों का भी शिकार करना चाहिए ताकि कमजोरों का सफाया हो जाए। झांग बाओ मो शियाओबेई की ओर इशारा करता है और त्यान से कहता है कि वह मो परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। राजनीतिक परिवार कितने घमंडी हो सकते हैं, यह जानते हुए त्यान तुरंत समझ जाता है कि शियाओबेई भी बस एक और अहंकारी इंसान है। अचानक एक आदमी अपनी तलवार म्यान में रखे सीधे प्रथम अकादमी के शिविर में चला आता है। उसकी नजरें मो जाओबेई पर दृढ़ निश्चय के साथ टिकी हैं। छात्र चिल्लाने लगे और जानने की मांग करने लगे कि वह उनके शिविर में कैसे आया, लेकिन वह व्यक्ति जो क्रोधित था उनकी उपेक्षा करता है और जाओ बेई को चुनौती देता है कि वह उसका सामना करे। वह कहता है कि वह उसे टुकड़ों में काटने आया है। यह सुनकर जाओ बेई मुस्कुरा देता है, वह इस आदमी को फिर से हराने को तैयार है। त्यान उन्हें बहस करते देख जिज्ञासु हो जाता है और जानना चाहता है कि वह आदमी कौन है। जैसा कि वह गपशप का बादशाह है, जियांगबाओ उसे बताता है कि वह आदमी ली युनशिंग है, जो दूसरी अकादमी का एक प्रतिभाशाली छात्र है जिसे एक बार मो जाओ बेई ने हरा दिया था। फर्स्ट अकादमी के प्रोफेसर छात्रों पर चिल्लाते हैं कि वे मजाक करना बंद करें। उन्हें याद दिलाते हैं कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं और इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन त्यान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जोर जोर से ली युनशिंग के लिए जयकार करने लगता है। ली युनशिंग उलझन में और असहज महसूस करता है।
सोचता है कि अजनबी कौन है, और जब वे एक दूसरे को जानते भी नहीं तो वह उसके लिए क्यों जयकार कर रहा है। इसी समय अधिकारियों को पता चलता है कि दो प्रतिद्वंद्वी लड़ने वाले हैं, और जो भी वाइल्ड जोन के बाहर लड़ाई शुरू करेगा उसे परीक्षाओं से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई विकल्प न होने पर ली युनशिंग फर्स्ट अकादमी के कैंप से दूर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले कसम खाता है कि वाइल्ड जोन के अंदर पहुंचने के बाद वह प्रतिद्वंद्वी को नहीं छोड़ेगा। शाओ बेई हंसता है और कुछ नहीं कहता, मनोरंजन महसूस कर रहा है। दूसरी ओर ली युनशिंग तियान के पास आता है, उसकी हिम्मत की तारीफ करता है कि उसने उसका उत्साह बढ़ाया और उसका नाम पूछता है। जब तियान अपना परिचय देता है तो वह ली युनशिंग की प्रतिभाओं का भी निरीक्षण करता है, यह देखते हुए कि उसमें निम्न स्तरीय साधना प्रतिभा और मध्य स्तरीय तलवार प्रतिभा है, जिसे तियान काफी अच्छा मानता है। तियान अपना हाथ बढ़ाते हुए दोस्ताना समर्थन का इशारा करता है, ली युनशिंग को प्रोत्साहित करता है कि वह पूरी कोशिश करे और आने वाली वाइल्ड जोन परीक्षा में मो शाओ बेई को पीछे छोड़ने का लक्ष्य रखे। ली युनशिंग हैरान होकर उसका हाथ मिलाता है और उसे भी शुभकामनाएं देता है। ली युनशिंग को यह नहीं पता कि यह तियान की एक चालाक चाल थी, जिसने हाथ मिलाने के बहाने चुपचाप ली युनशिंग की तलवार प्रतिभा की नकल कर ली। जैसे ही यह घोषणा होती है कि परीक्षा शुरू हो गई है, फर्स्ट एकेडमी के छात्रों को वाइल्ड जोन में प्रवेश करने के लिए बुलाया जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे अंदर दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच ली युनशिंग टीम को ढूंढने निकल पड़ता है, खींचा हुआ कि छात्रों को एकेडमी क्रम अनुसार प्रवेश करना पड़ता है। जैसे ही जाता है, तियान छिपी हुई जगह पर पहुंचता है जहां सुरक्षित रूप से कॉपी की गई प्रतिभा को मिला सके। जब वह फ्यूजन शुरू करता है तो उसके शरीर में ऊर्जा की शक्तिशाली लहर दौड़ती है, जिससे उसे तीव्र दर्द होता है। वह पहले 2-3 बार इस प्रक्रिया से गुजर चुका है, फिर भी आदी नहीं हुआ है। अब दर्द को संभालने में बेहतर है। जैसे ही तलवार मिलती है, उसके चारों ओर तेज विद्युत तरंग फूट पड़ती है। नई शक्ति को परखने के लिए तियान पास के उन पेड़ों पर वार करता है जो वर्षों से बढ़ रहे थे, और एक ही वार में वह उन्हें काट देता है, जिससे वह हैरान और अचंभित रह जाता है। इसके तुरंत बाद उसकी स्थिति विंडो अपडेट हो जाती है। मध्य स्तरीय साधना, नौसिखियां स्तरीय गति और मध्य स्तरीय तलवार दिखाई देती हैं। कुछ समय बाद यह घोषणा की जाती है कि पहली 4 अकादमियां वाइल्ड जोन में प्रवेश कर चुकी हैं, और अंततः 5वीं अकादमी की बारी आती है। 5वीं अकादमी के छात्र, जिनमें जियांग बाओ और तियान, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड जोन में प्रवेश करते ही छात्र दिशाओं में बिखर जाते हैं। तियान अकेले एक रास्ते पर आगे बढ़ता है, सतर्क और सावधान रहते। महसूस होता है कि उसके पीछे पीछा कर रहा है। वह तुरंत मुड़ता है और देखता है कि एक विशाल सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। तियान हवा में ऊंचा कूदता है और पलक झपकते ही अपनी तलवार से उस राक्षस को मार गिराता है। सांप जमीन पर गिर जाता है, निर्जीव। अपने शिकार का सबूत देने के लिए तियान उसकी एक आंख निकाल लेता है और अपना पहला अंक अर्जित करता है। लड़ाई के बाद तियान को एहसास होता है कि ये जानवर अपेक्षाकृत कमजोर हैं, लेकिन परीक्षा के नियमों के अनुसार जितने अधिक जानवर कोई छात्र मारता है, उसकी रैंक उतनी ही ऊंची होगी। शीर्ष पर पहुंचने तियान दृढ़ संकल्पित है, वह किसी भी कीमत पर पहला स्थान हासिल करेगा। शीर्ष स्कोरर इनाम 3 मध्य स्तरीय जानवरों का रक्त और 1 लाख युआन शामिल, छोटी इनाम नहीं। तियान जानता है लंबा रास्ता है, उसे लगातार शिकार करना होगा। अपनी गति प्रतिभा का उपयोग करते हुए वह एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता है, आगे बढ़ते हुए जानवरों की तलाश करता है। तभी उसकी नजर अपने दोस्त झांग पर पड़ती है, जो राक्षसों की भीड़ से घिरा है। झांग जड़ हो गया है, कांप रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है, अपनी रक्षा करने में असमर्थ। जैसे ही एक फ्लैंक्ड वुल्फ उस पर झपटता है, तियान तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह एक धनुष उठाता है, तीर चलाता है और सटीकता से उस जानवर को मार गिराता है। झांग बाओ की आंखें तियान को देखकर हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। अब भी डरा हुआ झांग उसे चेतावनी देता है कि इन राक्षसों से न भिड़े, ये कहते हुए कि तियान भी इन घातक फ्लैंक्ड वुल्व्स का सामना करने के लिए बहुत कमजोर है। यह सुनकर तियान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और अपनी गति और तलवार की प्रतिभा के संयुक्त बल से वह जानवरों के चारों ओर बिजली की तरह घूमता है और कुछ ही सेकंड में उन्हें 2 टुकड़ों में काट देता है। जब सभी राक्षस गिर जाते हैं, तियान उनके निर्जीव शरीरों के बीच शांत खड़ा रहता है, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। इसी बीच झांग स्तब्ध खड़ा रहता है, इतना हैरान कि एक शब्द भी नहीं कह पाता। जो उसने अभी देखा उस पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। उसे सब कुछ अवास्तविक सा लगता है। राक्षसों को खत्म करने के बाद तियान अपनी तलवार से फ्लैंक्ड वुल्फ का दांत निकालता है, फिर झांग की ओर देखता है कि क्या उसे यह रखने में कोई आपत्ति है, लेकिन झांग की इसमें कोई राय नहीं चलती। तियान ही वह है जिसने उन्हें मारा, इसलिए यह बिल्कुल उचित है कि इनाम उसी के पास रहे। झांग को थका हुआ देखकर तियान पूछता है कि क्या वह वाकई इस हालत में आगे बढ़ने का इरादा रखता है, लेकिन झांग पहले ही अपना मन बना चुका है। वह परीक्षा से बाहर हो चुका है, कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक है और वह तो बस किस्मत से बिना चोट लगे बच गया। उसकी पूरी टीम बुरी तरह घायल है,
इसलिए अब उसकी पहली प्राथमिकता है कि वह सबको सुरक्षित बाहर निकाल ले। तियान के फिर से निकलने से पहले झांग उसे एक अफवाह के बारे में चेतावनी देता है। जंगली इलाके में एक छद्म जानवर की मौजूदगी की। तियान को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो झांग समझाता है कि उसने सुना है कि फर्स्ट एकेडमी का एक समूह 10 मीटर से भी लंबा एक विशाल चित्तीदार सांप का शिकार कर रहा है। ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि एक छद्म जानवर है जो सामान्य राक्षसों से कहीं ज्यादा ताकतवर और दुर्लभ है। इसे गिराने पर 500 अंक मिलते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा स्कोर है। जैसे ही वह यह सुनता है, तियान झांग पर दबाव डालता है कि वह उसे उस जानवर का ठिकाना बताए। अनिच्छा से झांग बताता है कि वह दक्षिण पूर्व में है। एक पल भी बर्बाद किए बिना तियान उसी दिशा में दौड़ पड़ता है, यह जानते हुए कि अगर वह वे 500 अंक हासिल कर लेता है तो पहली जगह उसकी पक्की है। जैसे ही तियान दक्षिण पूर्व पहुंचता है, वह फर्स्ट एकेडमी की वर्दी पहने छात्रों को जमीन पर घायल या मृत पड़ा देखता है। वह इलाके को स्कैन करते हुए देखता है कि पास में एक जबरदस्त विस्फोट हो रहा है। वह उस स्रोत का पीछा करता है और एक छत पर चढ़ जाता है, जहां से उसे एक विशाल छद्म जानवर को तबाही मचाते हुए साफ दिखाई देता है। फर्स्ट एकेडमी के अधिकांश छात्र, जिनमें मो शियाओबेई भी शामिल है, उस राक्षस से लड़ रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि वह प्राणी पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। शियाओबेई आदेश चिल्ला रहा है, अपनी टीम को जानवर को गिराने और 500 अंक सुरक्षित करने के लिए उकसा रहा है। उसका अंगरक्षक, जो लड़ाई को करीब से देख रहा है, नोटिस करता है कि जानवर थकने लगा है और जल्दी से शियाओबेई को सूचित करता है कि हमला करने का यह सबसे अच्छा समय है। जैसे ही वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, गुस्से से भरा छद्म जानवर एक गगनभेदी दहाड़ निकालता है, जिससे जमीन में झटके फैल जाते हैं। मो शियाओबेई दहाड़ सुनते ही फुर्ती से जमीन से उछलता है और बाकी का काम खुद करने का फैसला करता है। अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ वह तलवार लेकर राक्षस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। अगले ही पल वह तलवार को छद्म जानवर के सिर में घोंप देता है, जिससे तुरंत खून की छींटें उड़ जाती हैं। तुरंत ही उसे राक्षस की पूंछ से एक जबरदस्त झटका लगता है, जिससे वह राक्षस के सिर से नीचे गिर जाता है। शियाओबेई एक इमारत के पास जमीन पर गिर जाता है, जिससे दीवार में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। कुछ सेकंड बाद वह अपना सिर उठाता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है, क्योंकि अब 500 अंक उसके हो गए हैं। छद्म जानवर आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा है। पास की एक इमारत की छत से यह सब देखकर ये तियान को देर से आने का अफसोस होता है। इसी बीच मो शियाओबेई अपने बॉडीगार्ड की ओर बढ़ता है, जो सम्मान में झुककर अपने मालिक को 500 अंक हासिल करने की बधाई दे रहा है। शियाओबेई, हमेशा की तरह घमंडी, अब दावा करता है कि वह परीक्षाओं में पहले स्थान पर है। हालांकि तुरंत ही राक्षस की त्वचा का रंग बदल जाता है और वह अपनी खून से भरी आंखें खोलता है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना वह जमीन से उठता है और जोर से दहाड़ता है। छात्र घबरा जाते हैं, लेकिन अब राक्षस का गुस्सा दोगुना हो गया है। ये राक्षस छात्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। शियाओबेई को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया दे सके, राक्षस आसमान में उड़ जाता है और पीछे सिर्फ तबाही और अराजकता छोड़ जाता है। तभी शियाओबेई को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक छद्म राक्षस नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित राक्षस था। यह सोचकर अन्य अकादमियों के सभी बचे हुए छात्र शियाओबेई और उसकी टीम के साथ उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। राक्षसों की कीमत पूरे 1000 अंक होती है और उनमें से कोई भी इतनी बड़ी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ये जानते हुए कि उनकी पिछली हमलों ने पहले ही उसे कमजोर कर दिया है, शियाओबेई समझता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि कोई और उसे खत्म कर इनाम ले जाए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी सारी कुर्बानियां और मेहनत बेकार हो जाएंगी। इसी बीच येटियन एक इमारत की छत पर खड़ा है। उसके चारों ओर शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान है। जिन कौशलों की उसने नकल की है, उनके कारण उसे पता है कि वह शियाओबेई और बाकी लोगों से तेज है, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 1000 अंकों वाला राक्षस इतनी अचानक सामने आ जाएगा। समय बर्बाद किए बिना वह पूरी ताकत झोंकने का फैसला करता है। अपनी गति और शक्ति की सीमा तक पहुंच जाता है। उसकी आभा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो उठती है और उसकी आंखों में अडिग संकल्प के साथ वह खुद को आकाश में उछाल देता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वह एक बड़ी दूरी तय कर लेता है, राक्षस को पकड़ने और उसका पीछा करने के लिए दौड़ता है। कुछ समय बाद विशाल राक्षस एक जर्जर मलबे से भरी इमारत की ओर रेंगता है, छुपने की कोशिश करते हुए अपने पीछे गाढ़ा बैंगनी रंग का बलगम छोड़ता जाता है। ठीक उसी समय येतियन वहां पहुंचता है और जमीन पर आसानी से उतरता है। वह जल्दी से देखता है कि फर्स्ट एकेडमी के छात्र अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं और उसे राक्षस द्वारा छोड़ा गया ताजा बलगम भी दिख जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह झुककर बलगम को छूता है, यह पता लगाने की कोशिश करता है कि राक्षस यहां से कितनी देर पहले गुजरा था। बलगम के निशान का पीछा करते हुए वह मलबे वाली इमारत की ओर बढ़ता है और बाहर ही रुक जाता है, जैसे ही उसे वहां किसी की मौजूदगी का आभास होता है।